भाषा संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न हमारे पास कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में, या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में। और इसके अलावा ये प्रश्न बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जानना है ताकि ये पता चल सके कि किस तरीके से हमारे सिलेबस में इन संस्कृत के कवियों से संबंधित प्रश्नों को जोड़ा गया है। तो एक श्रृंखला में हम संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जानने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ सभी लेक्चर्स में जरूर जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम इन संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को बहुत शॉर्ट डिटेल में जानेंगे ताकि माइंड में इतना सेट हो जाए कि हमें किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम उन प्रश्नों को हल कर सकें। अपने साथ एक नोटबुक रखिए और साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। जहां भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। हम पिछले कई लेक्चर से संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों के परिचय को जान रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम अंबिका दत्त व्यास को जानने वाले हैं। और संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्न केवल हमारी ग्रेजुएशन की क्लास तक नहीं है। जितने भी एंट्रेंस होते हैं, चाहे वो नेट है, चाहे वो यूपीएससी है, एचपीएससी है, टीजीटी है, पीजीटी है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जोड़ा जाता है। इसलिए आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए और साथ साथ नोट डाउन जरूर करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले पंडित अंबिका दत्त व्यास के जीवन संबंधित वृतांत को जानते हैं। इनका जन्म 1858 में कहाँ हुआ? काशी में हुआ। इनके पिता का नाम दुर्गादत्त, गोत्र गौड़ीय ब्राह्मण परिवार। पितामह अर्थात दादा का नाम पंडित राजाराम। निवास स्थान काशी। अध्ययन कहाँ किया? काशी। 12 वर्ष की आयु में इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा में कुल मिलाकर 78 ग्रंथों की रचना की। इनका जीवन काल कितना रहा? 42 वर्ष। और 42 वर्ष की आयु में इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की। ये सभी रचनाएं हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा में थी। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? शिवराज विजय, जो कि गद्य ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी फर्स्ट नॉवल। संस्कृत साहित्य का सबसे पहला नॉवल, सबसे पहला उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। शिवराज विजय 1870 में लिखा गया और इसका प्रकाशन का कार्य कब हुआ? 1901 में। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। और पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी रचना में पांचाली रीति का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसका कथानक ऐतिहासिक है और इसमें प्रधान रस के रूप में वीररस है। और इस उपन्यास का मंगलाचरण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है। इसके नायक हैं वीर शिवाजी और प्रतिनायक यानी विलियन के रूप में कौन है यहाँ? औरंगजेब। शिवराज विजय में मुख्य पात्रों के रूप में कौन कौन हैं? ब्रह्मचारी गुरु और उनके शिष्य गौरवटु या गौर सिंह, श्यामवटु और योगीराज और वीर शिवाजी इत्यादि। यहाँ पे मुख्य वृतांत के रूप में बताया गया है कि योगीराज ने 3 बार समाधि ली। पहली बार कब ली? युधिष्ठिर के समय में पहली समाधि ली और वीर विक्रमादित्य के समय में वे समाधि से उठे। और दूसरी समाधि ली वीर विक्रमादित्य के समय में समाधि ली
और औरंगजेब के समय में समाधि से उठे। और ये समाधि की अवधि कितनी थी? 1700 साल। और तीसरी समाधि कब लेंगे? इस कली काल के समय में। इसके अतिरिक्त यहाँ बताया गया है कि महमूद गजनवी के द्वारा भारतवर्ष को 12 बार लूटा गया और सोमनाथ मंदिर को भी ध्वस्त किया गया। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुर्जर प्रदेश में, अर्थात गुजरात में। ऐसा भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पंडित अंबिकादत्त व्यास को कई उपाधियों से सुशोभित किया गया, जैसे सुकवि, घटिका शतक, जिसका अभिप्राय है एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की क्षमता रखने वाला। तो ऐसे अंबिकादत्त व्यास थे कि एक ही घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। अगली उपाधि है शतावधान, जिसका तात्पर्य है कि एक साथ 100 बातों को क्रम से बताना, अर्थात 100 प्रश्नों का उत्तर एक ही बार में उसी क्रम से देने की क्षमता रखना। और उसके अतिरिक्त अंबिकादत्त व्यास को अभिनव बाण, आधुनिक बाण आदि की भी उपाधि दी गई थी। और इसके अतिरिक्त काशी की विद्वत महासभा ने पंडित अंबिकादत्त व्यास को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया। तो इस प्रकार आपको इतने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए एमसीक्यू हो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, तो आप बहुत आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए कि अगर हमें इस प्रश्न को सब्जेक्टिव टाइप के रूप में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको ये प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप के रूप में आ गए तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले भूमिका, उसके बाद इनका जीवन परिचय, जिसमें आप इनके माता पिता, जन्म स्थान, शिक्षा, दीक्षा, किस राजा के आश्रित रहे, ठीक है, विवाह इत्यादि आप यहाँ पर जोड़ेंगे। और उसके पश्चात इनका समय बताएंगे कि अंतः व बाह्य शास्त्र के अनुसार क्या समय बताया गया है। और उसके पश्चात इनकी हम रचनाएं बताएंगे, फिर उनकी रचनाओं को हम डिटेल में बताएंगे और उन रचनाओं में किन किन पक्षों पर बात की गई है, कौन कौन सी विशेषताओं पे बात की है। जैसे तो यहाँ पे इसकी हम सब हेडिंग बनाएंगे। प्रकृति चित्रण, उनकी रचनाओं में किस प्रकार का प्रकृति का चित्रण है, सामाजिक चित्रण, राजनीतिक चित्रण, धार्मिक चित्रण, पात्रों का चित्रण, चरित्र चित्रण इत्यादि विशेषताओं को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और उसके पश्चात हम बताएंगे कला पक्ष और भाव पक्ष को। कला पक्ष में क्या आएगा? भाषा शैली, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद अलंकार और छंद के बारे में बताएंगे। भाव पक्ष में आप बताओगे कि कौन सा भाव है, कौन सा रस का प्रयोग है, कौन सी रीति व गुण का प्रयोग किया गया है। तो फिर एंड में आप निष्कर्ष बताएंगे। इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो ऐसे आपको हेडिंग बना के तैयार करना है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, संस्कृत वाङ्मय की गौरवमयी गद्य परंपरा है और उस गद्य परंपरा में 3 कवि जिनका नाम है सुबंधु, दंडी और बाण। सुबंधु के द्वारा वासुदत्ता की रचना की गई और इसकी विशेषता है कि प्रत्यक्षर श्लेषमयी रचना है। दंडी के द्वारा दशकुमार चरितम गद्य काव्य की रचना की गई और बाण के द्वारा हर्षचरितम और कादम्बरी, इन कथा और आख्यायिकों से समृद्ध रचनाएं लिखी गई। संस्कृत साहित्य सृजन की यह परंपरा आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पाश्चात्य प्रभाव को लेकर आई और इसने क्या किया, इसने आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृत में भी एक नई विधा का प्रादुर्भाव किया, जिसे अंग्रेजी में नॉवल कहते हैं और आधुनिक भारतीय भाषाओं में उपन्यास कहते हैं। तो यानी
पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा सबसे पहला नॉवल लिखा गया और उस नॉवल का नाम है शिवराज विजय। और ये उपन्यास कैसा है? ऐतिहासिक उपन्यास है। इनके जीवन संबंधित वृतांत को जानते हैं। इनका जन्म चैत्र शुक्ला अष्टमी को हुआ विक्रमी संवत 1915 में और ये गौड़ प्राशर गोत्रीय ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे और इनके पूर्वज जयपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम दुर्गादत्त, जो कि स्वयं हिंदी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। तो इस प्रकार 5 वर्ष की आयु में पंडित अंबिकादत्त व्यास का अध्ययन का कार्य काशी में आरंभ हुआ और 10-11 वर्ष की आयु में इन्होंने अनेक कवित, सवैयक, श्लोक इत्यादि को कंठस्थ कर लिया था और हिंदी में कविता बनाने का भी अभ्यास हो गया था। और अपने पिता से इन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने संस्कृत के श्लोकों की रचना करनी आरंभ कर दी थी। पंडित अंबिकादत्त व्यास की प्रतिभा बहुमुखी थी। साहित्य सृजन के साथ साथ वे लाठी, गदका आदि कलाओं में भी निपुण थे। इसके अतिरिक्त पंडित अंबिकादत्त व्यास की रुचि दर्शन, गणित, अंग्रेजी आदि विषयों में भी थी। पंडित अंबिकादत्त व्यास का जन्म काल कितना रहा? 1858 से लेकर 1900 तक का। केवल ये 42 वर्ष का जीवन जी कर गए और इन्होंने 42 वर्ष की अल्प आयु में ही 78 ग्रंथों की रचना की। इसकी मुख्य रचना कौन सी है? शिवराज विजय, जो कि एक ऐतिहासिक गद्य महाकाव्य है। शिवराज विजय के अतिरिक्त इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी कि भक्त होने के नाते इन्होंने गणेश शतक और सहस्र नाम नारायण और रतन पुराण, और उसके बाद यहाँ बताया गया कि इन्होंने द्रव्य स्तोत्र नामक हास्य व्यंग्य प्रधान रचना भी लिखी। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में भी इन्होंने रचनाएं लिखी जिनका नाम है छंद प्रबंध और अनुष्टुप लक्षणोद्धार। इन्होंने इतिहास और रेखागणित के क्षेत्र में भी रचनाएं लिखी जैसे इतिहास संक्षेप, और उसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत नाट्य जगत में भी अनेक नाटकों की रचना की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध इनका नाटक है सांवतम। और उसके अलावा धर्माधर्म, कल कलम तथा मित्रालाप ग्रंथ की भी रचना की। इन मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी किया जैसे सांख्य तरंगिनी, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहार आदि। तो इस तरीके से आपने इनकी रचनाओं के विषय में बताना है। और शिवराज विजय में सामाजिक और राजनीतिक चित्रण किस प्रकार था ये भी आप ऐड करेंगे कि मुस्लिम शासकों का हिंदुओं पर अत्याचार और शिवाजी के द्वारा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत रहना और शिवाजी और औरंगजेब की कूटनीति का यहाँ पर स्वाभाविक वर्णन किया गया है। शैली देखी जाए तो इन्होंने दंडी और बाण की शैलियों का अनुकरण किया है और व्यास जी विशेषतः पांचाली रीति के कवि हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि पांचाली रीति के प्रसिद्ध या विशेष कवि कौन है? तो पंडित अंबिकादत्त व्यास। और इन्होंने दंडी और बाण की शैलियों का अनुसरण किया है, इसलिए बाण की शैली में भी हमें पंचाली रीति मिलती है। अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है और जिसमें अनुप्रास और यमक अलंकार तो इनके काव्य में पग पग पर दिखाई देते हैं। इनका निष्कर्ष, इसका निचोड़ निकाला जाए तो ऐसा कहा गया है कि शिवराज विजय का जो वाक्य विन्यास है वह बाण की कादम्बरी से प्रभावित जान पड़ता है। भाषा की दृष्टि से देखें तो एक और तो समास प्रधान प्राचीन रूप दिखाई देता है और दूसरी ओर सरल शैली का आकर्षण भी दिखाई देता है, और इनकी शैली में हमें दंडी और बाण की सफल अनुकृति दिखाई देती है। और इनकी प्रौढ़ गद्य शैली को देखकर ही आधुनिक कवियों ने इनको अभिनव बाण कहा है। ऐसा भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। किसी भी तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाए, वह प्रश्न एमसीक्यू हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले माइंड में उनकी एक शॉर्ट डिटेल को आप अच्छे से बिठा लें ताकि हम उसे फिर आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज की कक्षा में हमने संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को
जाना कि किस तरीके से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उसे किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत को सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।